नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन कहां है? क्यों नहीं दिख रहा है इंडिया गठबंधन? क्या हम यह माने कि इंडिया गठबंधन खत्म हो गया? क्योंकि बड़ी अहम सी बात है, इंडिया गठबंधन जो कई दलों का गठबंधन बना था और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए, उसे हराने के लिए बना था। उस इंडिया गठबंधन को एकजुट होना था, लेकिन वह इंडिया गठबंधन एक एक करके अलग अलग कारणों से खत्म होता गया। लेकिन इंडिया गठबंधन अगर हकीकत माने तो कभी एक था ही नहीं। अगर इसमें देखा जाए तो 2024 लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे, शरद पवार या फिर अखिलेश यादव और कांग्रेस एक होकर के चुनाव लड़े। तो जब महाराष्ट्र में चुनाव हुआ लोकसभा का, तो वहां पर बहुत कुछ तस्वीरें देखने को मिली और एक अच्छा प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस ने भी अच्छे सीट लाए, उद्धव ठाकरे भी लेकर के अच्छे सीट आए, ममता बनर्जी वहां पर शरद पवार भी अच्छी सीट लाए। लेकिन इन सभी चीजों में जो फर्क रहा वह बंगाल के अंदर, उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मिल करके। फिर स्टालिन अपना वर्चस्व तो बनाए 22 सीटों का, लेकिन कांग्रेस को वह स्पेस नहीं दिया। तमिलनाडु में ममता बनर्जी ने बंगाल में स्पेस नहीं दिया और हालात यह हुए कि इंडिया गठबंधन फिर कहीं नजर ही नहीं आया। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन अच्छा प्रदर्शन कर गया और एनडीए गठबंधन का जो प्रदर्शन रहा वह सराहनीय रहा, लेकिन इंडिया गठबंधन का भी प्रदर्शन सराहनीय रहा, क्योंकि भले साथ न रहे हों लेकिन सीटें अच्छी खासी आई। इस बीच जो परिस्थितियां और हालात बने, कांग्रेस 99 सीटें लेकर के आई, लेकिन अब 100 के पार है, वह एक अलग सी बात है। निर्दलीय भी कुछ शामिल हुए। पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय से चुनाव जीते, जबकि वह कांग्रेस के थे, तो वह समाजवादी पार्टी आरजेडी की वजह से नहीं हो पाई। ऐसे में एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके आई कि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 99 सांसद लेके आई, समाजवादी पार्टी 37 सीटें लेकर के आई, सांसद आए, टीएमसी के 29 सांसद आए, डीएमके के 22 सांसद, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 9 और शरद पवार एनसीपी के 8 और लेफ्ट वालों के 8 आए और अन्य 22 जो इंडिया गठबंधन के साथ थे। मतलब 234 सीटें आ गई, 234 सांसद चुन करके आए, अच्छी खासी रही। अब वही ममता बनर्जी जो कांग्रेस को स्पेस नहीं दी थी बंगाल के अंदर, अब उस ममता बनर्जी को कांग्रेस की जरूरत पड़ रही है। और जब ममता बनर्जी ने चुनाव हारने के बाद कहा कांग्रेस को कि कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन और टीएमसी का मैं बंगाल में बनाऊंगी, तो इसे लेफ्ट ने भी अस्वीकार कर दिया और कांग्रेस ने भी अस्वीकार कर दिया। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि परिस्थितियां अब उल्टा हो गई। अब अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन में नहीं है, ममता बनर्जी रह करके भी नहीं थी, स्टालिन रह करके भी इंडिया गठबंधन में वह तो लगातार दिखे, लेकिन अब कांग्रेस से दूरी बना करके वह अलग हो गए हैं। तो उन्होंने यह तो बयान दिया कि हम इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं, तो हम कांग्रेस से अलग हुए हैं। अब इन सभी चीजों में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को जेल भेजने की तैयारी हो रही है और अभिषेक बनर्जी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया है अमित शाह के खिलाफ चुनाव के वक्त अपशब्द बोलने पर।
तो अमित शाह ने भी बहुत अपशब्द बोले थे। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि यह देखकर कि ममता अकेली है, इसलिए इनके ऊपर प्रेशर और दबाव बना करके इनके विधायक और 29 सांसदों को तोड़ने की एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है यहाँ पर, जिसे अब ममता बनर्जी को गठबंधन का जरूरत पड़ रहा है। और इसलिए भी ममता बनर्जी अब कांग्रेस के साथ आना चाहती है कि अगर नहीं आई तो आने वाले चुनाव तक या लोकसभा चुनाव जो होंगे, विधानसभा चुनाव के पहले, उस समय तक इनके वोटर कहीं शिफ्ट न हो जाए। तो ममता बनर्जी के वोटर कांग्रेस की तरफ या लेफ्ट की तरफ या भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गए तो फिर ममता बनर्जी को सर्वाइव कर पाना बंगाल में दिक्कत होगी। अब कांग्रेस का कहना यह है कि लेफ्ट तो कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस का कहना है कि भाई देखो, आपके शर्तों पर हम नहीं करेंगे कि आप जब गठबंधन करना चाहो कर लो और बाद में ठेंगा दिखा दो, यह काम नहीं हो सकता। अब कांग्रेस जो है वह यूपीए 3 का गठबंधन करने जा रही है, गठबंधन बनाने जा रही है, जो पहले मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, मनमोहन सिंह यूपीए गवर्नमेंट की सरकार थी, यूपीए का गठन हुआ था, गठबंधन का नाम यूपीए था, यूपीए 1 और यूपीए 2। मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे और सोनिया गांधी उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी बीजेपी से दूरी बना रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू और भारतीय जनता पार्टी में बात फंस गई है। हकीकत यह है कि चंद्रबाबू नायडू और मोदी में तकरीबन 7 महीने हो गए, दोनों में रसाकसी चल रही है इस वक्त। इस बात को लेकर के आप दर्शकों को याद होगा, मैंने एक खबर बनाई थी कि चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बनाना चाहते हैं और केंद्र की राजनीति में एंट्री करना चाहते हैं। आप दर्शकों को यह भी याद होगा, एक बार यह खबर चली थी कि गृह मंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन यह बात निकल करके आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू अपना 2 साल का कार्यकाल पूरा करके पूरा 3 साल अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम की कुर्सी देना चाहते हैं, ताकि वह 3 साल में अपना जनाधार बनाए और फिर 2029 में चुनाव लड़े, अन्यथा उनका सपना सपना ही रह सकता है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू केंद्र में आना चाहते हैं और केंद्र में चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी से जो बातचीत उधर पिछले दिनों जो लगातार चंद्रबाबू नायडू आ रहे थे, चंद्रबाबू नायडू का था कि या तो आईटी सेक्टर फील्ड जो है, आईटी का विभाग उनको दे दिया जाए या फिर उन्हें इंडस्ट्रियल मिनिस्टर बना दिया जाए, तो वह अपने आंध्रा का भी विकास कर पाएंगे। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोदी शाह जो है, ऐसे चतुर नेता को तो अपने मंत्रिमंडल में रखेंगे नहीं, उनको तो चाहिए रिमोट से वाला। अब चंद्रबाबू नायडू से जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात नहीं बन रही है और इनसे कंफर्टेबल नहीं हो रहे और चंद्रबाबू नायडू के वोटर्स भी उनसे दूर हो रहे, तो चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के नजदीक जा रहे हैं और अब 18 सांसद इनके पास है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि अब इंडिया गठबंधन नजर नहीं आ रहा है कहीं, लेकिन कांग्रेस उसकी परवाह नहीं कर रही। कांग्रेस तो अब यूपीए बना रही है और कांग्रेस 2029 की तैयारी कर रही है। वह बिल्कुल मुद्दों को लेकर के चल रही है, सड़क पर नजर आ रही है हर मुद्दों पर। लेकिन बाकी के लोग, अब समाजवादी पार्टी का भी आज अयोध्या के अंदर महंगाई को लेकर के धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन एक दिन धरना प्रदर्शन करके बाद में आप नजर नहीं आ रहे हो, मोदी और शाह का मुकाबला खुल करके आप नहीं कर रहे हो, उसके खिलाफ उतना तेवर आप दिखा नहीं रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, अडानी का मुद्दा आप नहीं उठाओगे, मोदी के खिलाफ नहीं उठाओगे। यह काम सिर्फ राहुल गांधी कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस लड़ रही है और सारी दिक्कतों को झेल रही थी। कांग्रेस किसी से समझौता करने को तैयार नहीं है। अब अखिलेश यादव को सरकार में आना है तो फिर एक्टिव हुए हैं, फिर बाद में शांत हो जाएंगे और ईडी सीबीआई का शिकंजा कसने लगा है। तो चंद्रबाबू नायडू के वोटर्स भी उनसे नाराज हो रहे हैं। अब मोदी के साथ रहने की वजह से उनको दिक्कतें आ रही है, वोटर्स कमजोर हो रहे हैं, हट रहे हैं उनसे, और कांग्रेस का जनाधार आंध्रा में बढ़ रहा है। तो कांग्रेस से गठबंधन के लिए, क्योंकि मोदी का ठिकाना नहीं है, अगली बार जगनमोहन रेड्डी से कर ले वो, तो चंद्रबाबू नायडू कहीं के होंगे। तो उनके सामने 2 चुनौती, एक तो एसआईआर से बचने का जो अब लागू होने वाला है, एसआईआर होने वाला है आंध्रा में, और दूसरा कांग्रेस से
जनाधार बढ़ाने का, तो कांग्रेस के नजदीक चंद्रबाबू नायडू आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार तो खत्म हो चुके हैं। अब नीतीश कुमार खत्म हो चुके हैं तो नीतीश कुमार के लिए बड़ी समस्या उठ खड़ी हुई है कि नीतीश कुमार के वोटरों का जो ताकत है एक उनके पास, जिस पर 20 साल 6 महीने तक नीतीश कुमार राज किए हैं, सीएम रहे, उसका पैर कतरने का कार्य किया जा रहा है बड़ी चतुराई से। अब सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के सभी फैसलों को बदल भी दिए और नीतीश कुमार के उम्मीदों पर खड़े भी नहीं हुए। जैसे लगता है कि नीतीश कुमार को जो तीर निशान है ना, उसको सम्राट चौधरी ने चुरा लिया है और तीर मार रहे हैं, बार बार उन्हीं का तीर उन्हीं को मार रहे हैं। तो सभी अफसरों को, उनके नजदीकी अफसरों को हटा दिया, फैसले बदल दिया और उनके लोगों को जो मंत्रालय दिया गया है कोई पावर नजर नहीं आ रहा है। और जिस निशांत कुमार को, अपने बेटे को नीतीश कुमार चेहरा बनाना चाहते थे, वह निशांत कुमार को एक जगह स्वास्थ्य मंत्री बना करके बैठा दिया गया है। अब उसी में वह परेशान है, वह यात्रा क्या करे और देश को, बिहार को जवाब क्या दे। और बिहार की स्थिति नाजुक होती जा रही है। जिन 65 लाख लोगों का एसआईआर में नाम कटा, उन 65 लाख लोगों का राशन कार्ड से नाम काटने की कवायद शुरू हो रही है। सरकार की तरफ से कोई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, न तो नौकरी मिलेगी, ना तो पेंशन मिलेगा, ना विधवा पेंशन मिलेगा, ना तो 5 किलो राशन मिलेगा, ना महिला लाडली बहना स्कीम मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी कि वह इस देश के नागरिक ही नहीं है। तो वह उसमें से जैसे अब एक व्यक्ति का नाम कटा है तो उसके परिवार में और 3-4 है तो वह नीतीश के वोटर थे, तो वह भी अब नीतीश से खपा हो रहा है क्योंकि गलत नियम और बुलडोजर चला के जो झुग्गी बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है, वह कौन है? वह दलित है, SC ST है, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। तो वह नीतीश को वोट भी करते थे, जिसकी वजह से नीतीश 20 साल तक सत्ता में बने रहे। अब उनके वोटरों को काटा जा रहा था, अब वह क्या करे? वह भी रास्ता, अपना विकल्प तलाश रहे, लेकिन उनकी पार्टी तुरंत टूट जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने शिकंजा कस रखा है। अब नीतीश कुमार के पास यह दावे से कहा जा रहा है कि 85 विधायकों में मानिए 70 विधायक तो उनके साथ हैं। अगर वह गठबंधन तोड़ दे तो 70 विधायक रहेंगे उनके साथ। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि नीतीश कुमार अगर चाहे तो अभी भी बिहार में 130 MLA के साथ नई सरकार बना सकते हैं, क्योंकि 85 इनके पास है और दूसरी तरफ 41 है और 5 और एक 6 बहुजन समाज पार्टी के और एक बहुजन समाज पार्टी के 5 उनके असुद्दीन ओवैसी के, वह विधायक है, वह एक कंफर्टेबल सरकार बना सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी तो बना सकती है, 6 विधायक तोड़ के 116 उसके पास है। यानी कि हटते हैं तो दोनों बहुमत के पास है, जो कामयाबी हासिल किया वो बना सकता है। नीतीश कुमार इसमें सक्षम है, लेकिन नीतीश कुमार वह हिम्मत इसलिए नहीं दिखा पा रहा है कि 12 सांसदों में कितने सांसद हैं इनके पास, उसमें भी ललन सिंह, संजय झा तो भाजपा के गोद में बैठे हुए हैं, तो एक नई स्थिति में बैठ गए। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर भी लग रहा है, एकनाथ शिंदे भी मुश्किलों में है और उधर शरद पवार अब कहीं न कहीं कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करने के प्रयास में है। और उन्होंने एक संकेत दिया है कि हर छोटी पार्टियां कांग्रेस में अपने आप को विलय करके कांग्रेस को मजबूत करे, वक्त आ गया है, अन्यथा देश फिर एक बार गुलाम हो जाएगा। और उद्धव ठाकरे बिल्कुल 100% कांग्रेस के साथ में है और शरद पवार जो है उनके पास में अब कोई ऐसा नहीं है कि उनके बाद पार्टी को संभाल सके, पार्टी इधर उधर खत्म हो जाए, उससे अच्छा कांग्रेस की ही पार्टी है, वह कांग्रेस से ही अलग हुए थे, कांग्रेस में अपने आप को विलय कर दे, क्योंकि अजीत पवार निकले, पार्टी ओरिजिनल छीन ली, अब सुनेत्रा पवार पार्टी को संभाल नहीं पा रहे, पार्टी 2 टुकड़ों में बट गई। तो सुप्रिया सुले उनकी बेटी एक अच्छी नेता भी है और कांग्रेस से अच्छे संबंध भी है, तो वह अब कांग्रेस में विलय करने के लिए अपनी बात कर रहे हैं, एक नसीहत पेश कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को मजबूत करने की मांग हो रही है और अब ममता भी साथ आती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के CGI के बोल बिगड़ गए हैं, जिसे न्याय देने के लिए बैठाया गया था उसके बोल बिगड़ गए हैं। अब बेरोजगार जो इस देश में है उसको कॉकरोच बोल रहे हैं, अब पूरे देश में बवाल मच गया है इसको लेकर के। मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगा, बड़ी महत्वपूर्ण है कि CGI सूर्यकांत के वह तीखे बोल थे कि
न्याय प्रणाली पर सवाल उठाने वालों को बताया परजीवी और काकरोच, बता रहे हैं। सूर्यकांत का ये बोल है। कुछ युवा आज सूर्यकांत कह रहे हैं कि कुछ युवा आजकल काकरोच की तरह व्यवहार कर रहे हैं। कहीं ढंग का काम न मिलने पर वे मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं। बिना किसी ठोस वजह के हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। आगे मनोज झा इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि सीजीआई की टिप्पणियों ने देश के अनेक नागरिकों की तरह मुझे भी गहराई से विचलित किया है। आगे मनोज झा कहते हैं कि राज्यसभा सांसद हैं आरजेडी के, कहते हैं कि जब मुख्य न्यायाधीश बेरोजगार युवाओं और आलोचकों को काकरोच कहेंगे तो यह लोकतंत्र की आत्मा को आहत करेगा। युवा गहरे आर्थिक संकट, पेपर लीक और संविदा की असुरक्षा के शिकार हैं। वे कीड़े मकोड़े नहीं हैं। आगे मनोज झा कहते हैं कि लोकतंत्र इसलिए जीवित रहते हैं क्योंकि संस्थाएं आलोचना को लोकतांत्रिक आवश्यकता मानती हैं, प्रदूषण नहीं। जी हाँ हुजूर को देशभक्ति और प्रश्न पूछने को सुन्नता में न बदला जाए, ऐसा न कर दिया जाए कि कोई सवाल पूछने वाला न रहे। आगे मनोज झा कहते हैं कि मानवीकरण की भाषा, चाहे वह काकरोच हो या परजीवी, इतिहास में हमेशा असहिष्णुता की पहली स्थली रही है। कभी लगता था कि इस तरह की भाषा न्यायपालिका की चौखट तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन अब महसूस होता है कि शायद हम ही बहुत मासूम थे। अब आगे मनोज झा कहते हैं कि भारत के बेरोजगार युवा, आरटीआई कार्यकर्ता, स्वतंत्र पत्रकार और असहमति रखने वाले नागरिक लोकतंत्र में रहने वाले कीड़े मकोड़े नहीं हैं। वे उन अनेकों स्वरों में शामिल हैं जिनसे लोकतंत्र सांस लेता है और उम्मीद का दायरा विस्तृत करता है। अब इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था वो भी सुन लीजिए। पीएम मोदी की परजीवी कनेक्शन क्या है। 8 फरवरी 2021 को राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में एक नई जमात पैदा हुई है, आंदोलन जीवी। ये सब परजीवी हैं जो हर जगह अपना रास्ता खोज लेते हैं। यह प्रधानमंत्री के बोलते 2 जुलाई 2024 को बोला था प्रधानमंत्री ने कि इस चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह परजीवी कांग्रेस बन चुकी है, वह जिसके साथ रहती है उसी को खाती है। अब प्रधानमंत्री को कौन बताए कि नीतीश को किसने खाया। अब प्रधानमंत्री को कौन बताए कि नवीन पटनायक को किसने खाया। प्रधानमंत्री को कौन बताए कि शिरोमणि अकाली दल को किसने खत्म किया। प्रधानमंत्री को कौन बताए कि शिवसेना को किसने 2 टुकड़ों में बांटा। प्रधानमंत्री को कौन बताए कि शरद पवार की एनसीपी को किसने तोड़ा। प्रधानमंत्री को यह कौन बताए कि बिहार में नीतीश कुमार का क्या हाल हुआ और अब नायडू का क्या होगा। प्रधानमंत्री को कौन बताए, या परजीवी कौन है। आज नरेंद्र मोदी की सरकार में 240 सांसद जो भाजपा के हैं, उसमें 104 सांसद, 240 में 104 सांसद दूसरे दल से आए हुए नेता हैं। तो परजीवी कौन है पहले यह समझ लें। तो अब जिस न्यायपालिका को संविधान और लोकतंत्र के लिए जगह दिया गया है, न्यायपालिका ने संविधान नहीं बनाया है और न्यायपालिका ने लोकतंत्र नहीं बनाया है, राजनीति ने लोकतंत्र और संविधान बनाया है। उसके अनुसार सीजीआई को चलना पड़ेगा। सीजीआई अपने आप को भगवान न समझ ले, और सीजीआई अगर कहेंगे परजीवी तो वह क्या है। और काकरोच है इस देश के बेरोजगार युवा। तो इस देश के युवाओं को बेरोजगार किसने बनाया। नरेंद्र मोदी ने आने के बाद कितने रोजगार दिए और कितने रोजगार छीन लिए, इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इस पर कोई नहीं करता है। सीजीआई के यह बिगड़े बोल लाखों लोगों को सड़क पर ला करके खड़े कर दिए हैं और अब जम के उनका विरोध हो रहा है। माफी मांगने और इस्तीफा देने तक की बात आ गई है। बात यह नहीं है कि परजीवी या काकरोच सीजीआई ने कहा। सीजीआई की नीयत सही नहीं है, वह व्यक्ति सही नहीं है हकीकत अगर कहे तो, क्योंकि लगातार सरकार के टच में। मैं एक खबर आप दर्शकों को बताऊं, कारवां का क्या नाम है कि एक खबर ब्रेक हो रहा है जो बहुत पहले छपा था, अभी भी है, आप दर्शक चौंक जाएंगे। कारवां पत्रिका में लिखा हुआ था कि अकाई सूर्यकांत पर गंभीर अनियमितता, सूर्यकांत है सीजीआई का नाम, सूर्यकांत पर आज द कारवां हिंदी ने फिर से रिट्वीट किया है कि सूर्यकांत पर गंभीर अनियमितता के आरोप है।
2012 में एक रियल इस्टेट एजेंट ने सूर्यकांत पर कम कीमत दिखाकर करोड़ों रुपए की संपत्ति का अवैध कारोबार करने का आरोप लगाया था। 2017 में पंजाब में एक कैदी ने याचिका दायर कर सूर्यकांत पर 8 मामलों में रिश्वत लेकर जमानत देने का आरोप लगाया। इस याचिका पर 6 सालों तक कॉलेजियम ने सुनवाई नहीं की और वे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से जज बने रहे। अक्टूबर 2018 में उन्हें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया और अब उनके खिलाफ शिकायतों का निवारण किए बिना कॉलेजियम ने उन्हें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। एक पूर्व जज के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में सूर्यकांत का पदोन्नत करने के लिए भी कॉलेजियम यही करने वाला है। और ट्वीट में फिर लिंक दे दिया है कारवा ने। अब इसको लेकर के क्या कहेंगे? अब राहुल गांधी ने भी कुछ कह दिया। राहुल गांधी ने क्या कहा वो अभी बड़ी महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने कहा कि नीट पेपर को लेकर के सारी बात हुई थी, अब नहीं देनी पड़ेगी, प्रतियोगी परीक्षा, अब नहीं देना है प्रतियोगी परीक्षा। लखीमपुर खीरी के 21 साल के ऋतिक मिश्रा के ये आखिरी शब्द थे। यह राहुल गांधी के शब्द नहीं है। यह ऋतिक मिश्रा लखीमपुर खीरी के 21 साल का छात्र था और उसने कहा कि अब नहीं देनी होगी प्रतियोगी परीक्षा, क्योंकि तीसरी बार नीट देने वाला यह बच्चा परीक्षा रद्द होते ही टूट गया। गोवा में भी एक नीट अभ्यर्थी ने जान दे दी। ये बच्चे परीक्षा से नहीं हारे, इन्हें एक भ्रष्ट तंत्र ने मारा है। यह आत्महत्या नहीं, यह सिस्टम द्वारा हत्या है। आंकड़े देखिए, 2015 से 2026 तक 148 परीक्षा घोटाले हुए, 87 परीक्षाएं रद्द, 9 करोड़ बच्चों का भविष्य प्रभावित, 148 घोटालों में सजा हुई। सिर्फ एक को सीबीआई ने 17 मामले लिए, ईडी ने 11 दर्ज किए, किसी को सजा नहीं हुई। नीट, एआईपीएमटी और अन्य मेडिकल परीक्षाओं में अकेले 15 घोटाले हैं, लेकिन यह सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। अब इन सभी चीजों को लेकर के अब सरकार को घेरा जा रहा है। लेकिन अब इससे भी बड़ी महत्वपूर्ण है अब कि इस पर हम लोग को चर्चा करना जरूरी है कि एनडीए गठबंधन को बीजेपी एक एक पार्टी को खत्म कर रही है। एनडीए गठबंधन में नीतीश खत्म, नायडू शिंदे ट्रायल में है। अब एनडीए गठबंधन के अंदर, जैसा मैंने अभी आप दर्शकों को बताया कि शिरोमणि अकाली दल, बीजू जनता दल, वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी, उद्धव ठाकरे शिवसेना, शरद पवार एनसीपी, चिराग पासवान को भी लपेट लिया था, अरविंद केजरीवाल, फिर चाहे ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, सबको खत्म कर दिया क्षेत्रीय दलें जो थी। अब चंद्रबाबू नायडू हैं और शिंदे, एकनाथ शिंदे हैं। तो एकनाथ शिंदे इन्हीं के साथ हैं, वो कहीं जा नहीं सकते, तो उनके ऊपर प्रेशर दबाव है कि आप अपने 54 विधायक और 7 सांसदों के साथ में आप आ जाइए, चुपचाप भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लीजिए। चंद्रबाबू नायडू को अलग अलग प्रयास और कोशिशें भाजपा द्वारा की जा रही है कि उनको कैसे ठिकाने लगाया जाए। 7 महीने से नाराजगी चंद्रबाबू नायडू और मोदी में सामने चल रही है। चंद्रबाबू नायडू केंद्र में स्थान चाहते हैं, नीतीश कुमार केंद्र में स्थान चाहते हैं और मोदी शाह इन दोनों को देने को तैयार नहीं है, कहें कि यह चतुर है, फिर गड़बड़ कर देंगे। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के नजदीक जाते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए में जो टकराव बढ़ रहा है इस वक्त, और एकनाथ शिंदे भी भाजपा के साथ शामिल होने में कोई रुचि नहीं रख रहे हैं। बार बार वह कह रहे हैं कि हमें एनडीए गठबंधन के साथ रहने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। और एकनाथ शिंदे भी अगर घर वापसी नहीं किए तो एकनाथ शिंदे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं। क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से पैर पसार रही है और कांग्रेस जिस तरह से खड़ा होने जा रही है, उसमें बिचौलिए का कोई स्थान नहीं बचेगा, फिर कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई रहेगी वह। तो ऐसे में एनडीए में जो टकराव बढ़ रहा है उसमें नीतीश नायडू शिंदे का फैसला बहुत अहम होने वाला है, यह कहा जा रहा है। और दूसरी चीज, एनसीपी शरद पवार जब कांग्रेस में अगर विलय कर देती है तो इस देश की राजनीति की दिशा जो है ना वह बहुत तेजी से बदल जाएगी। तो
थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीरें अब आप दर्शकों के सामने भी आने वाली है, तो इसमें आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफजी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।